नमस्कार, आपके साथ मैं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पशुओं के लिए आहार का सस्ता विकल्प है अजोला फर्न। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की उन्नत खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक लाभ। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से ये सुनने में मिलता है कि उनके पशु समय पर नहीं ब्याते हैं या जो पशु ब्याह भी जाते हैं वे दूध कम देते हैं और जो पशुपालक पशु आहार बाजार से खरीद कर पशुओं को खिलाते हैं तो वे काफी महंगा पड़ता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, इसका सस्ता और अच्छा विकल्प है अजोला फर्न। तो आप अपने पशुओं को अजोला खिलाकर इन सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से उगाएं अजोला फर्न, जिस पर अपने अनुभव बता रहे हैं गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव। भारत जैसे विकासशील देश में जहां लगभग 2/3 किसान छोटी जोत, सीमांत और भूमिहीन हैं, वहां कृषि के पश्चात पशुपालन को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पूर्व में किसान अपनी कुछ भूमि का एक भाग अपने पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु उपयोग में लाते थे, परंतु आज ये स्थिति नहीं है। साल के कम से कम 2/3 समय में हरे चारे की कमी है। ज्यादातर किसान जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु फिर भी अपने दुधारू पशु जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 5 लीटर प्रतिदिन है, उसकी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भरण पोषण के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन उपलब्ध कराने को मजबूर है। साथ ही किसान अपने घर के आसपास आसानी से उपलब्ध चीजें जैसे गेहूं का भूसा, चावल का कना इत्यादि ही पशुओं को खिलाते हैं। परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ती कुपोषण की समस्या और प्रति पशु प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन काफी कम है और आज यहाँ तक कि बड़े व मध्यम जोत वाले किसान दुग्ध उत्पादन व्यवसाय अथवा पशुपालन से ही संबंधित दूसरे व्यवसायों की ओर रुख किया है। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय अनावृष्टि और उपलब्ध सिंचाई जल की कमी भी पूरे साल चारे की आपूर्ति में बाधक है। यह स्थिति कमोबेश कुक्कुट पालन व दूसरे पशुपालन से ही संबंधित दूसरे आयामों की भी है, जहां कुल लागत का लगभग 70% व्यय केवल आहार पर ही जाता है। इनमें बढ़ती आहार लागत ने लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के लिए यह व्यवसाय कम आकर्षक बना दिया है। तो क्या इन अधिक महंगे व्यावसायिक दाना मिश्रण का कोई सस्ता व बेहतर विकल्प है, जिसे किसान अपने घर के आंगन में कम पानी व लागत में भी आसानी से उत्पादित कर सकें? जी हाँ, अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है। कुछ दिनों से मैंने जो परंपरागत जो डेयरी का काम था उसको मैंने संभाला है और उस डेयरी व्यवसाय में क्या सुधार हो सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ प्रयोग मेरे स्तर पे किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस प्रयोग में पशुओं में जो सबसे ज्यादा आज किसान को महंगा पड़ रहा है वो है उसका पशु आहार, और उस पशु आहार और वो भी प्रोटीन और उसको पूरा सिस्टम से होना चाहिए। इसके लिए एक संतुलित पशु आहार देने के लिए किसान के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने शुरुआत में घूमते फिरते और एक ओजोला देखा। ओजोला जब हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र में या फिर 1-2 किसान भाइयों ने जो लगा रखा था उसको मैंने देख करके मेरे घर में विचार आया कि क्यों ना मैं मेरी पशु जो शाला है, जो डेयरी है, उसके अंदर इस ओजोला को काम में लिया जाए। उस ओजोला की शुरुआत के लिए मैंने गवर्नमेंट से अनुदान लेकर के 2 क्यारी ओजोला की बनाई थी और 2 क्यारी में 4000 रुपये मुझे अनुदान के रूप में मिला था, बाकी मेरा पैसा लगा और उसके बाद में उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना हरा चारा
और इतनी आसानी से एक पशुआहार के रूप में मेरे घर पे लग जाएगा। उसके लिए मुझे इस चारे की शुरुआत की और फिर कुछ ही दिनों बाद में मैंने और 2 क्यारी तैयार की। आज मैं लगातार मेरे पशुओं को वो चारा खिला रहा हूँ और जितना किलो ओजोला मुझे मिल जाता है उतना किलो मैं पशुआहार कम कर लेता हूँ। अनुपात में आप देखोगे तो मेरा जानवर उसके लिए बहुत अच्छा संतुलित पशुआहार ले रहा है और उस वक्त समय पे ब्याता है। दूध की क्वालिटी भी गर्मियों में भी मेंटेन रहती है। पानी की इसमें बहुत अच्छी रहती है, इसलिए पानी की पूर्ति पशु को आसानी से मिल जाती है। इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। इसको लगाने के लिए मैं चाहूँगा कोई ज़्यादा विधि नहीं है। किसान इसको 2 तरीके से कर सकता है। एक तरीका ये है कि पक्की क्यारियों में इसको निर्माण कर सकता है। उसमें पक्की क्यारियाँ बना करके, जैसा कि मैंने जो बना रखी है 1 मीटर बाई 4 मीटर, साथ में इस क्यारी की जो गहराई है वो 1 फीट से ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। उसको आप तैयार करेंगे 4 बाई 1 मीटर में और फिर उसको बाद में उसमें 1 परात गोबर, 1 परात मिट्टी और 1-2 किलो बीज ओजोला का डाल करके आप तैयार करेंगे। 15 से 20 दिन बाद में आपको ये डेली 3 से 4 किलो बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। उस बीज में आप ये देखेंगे कि आप जितना चाहो प्रोडक्शन कर लो, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। सबसे सही तरीके से और पूर्णतः न्यूट्रिशन युक्त मिल रहा है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। उस कड़ी में मैं 1.5 महीने बाद में इस क्यारी को आप दोबारा रिपीट करेंगे, पूरा उसका पानी बाहर निकाल करके और उसमें दोबारा वही आप पूरी क्यारी को आधी से ज़्यादा पानी से भरेंगे। उसके अंदर मिट्टी और गोबर डालेंगे और उसको बाहर जब 15 दिन उसको छोड़ देंगे तो उसको तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका बचाव ये करना है कि गर्मियों में इसमें 3 से 4 दिन बाद में एक हल्का पानी का छिड़काव करना है। इसी तरीके से इसको जो लेने के लिए विधि को जो ओजोला लेने के लिए आप अगर किसान चाहे तो कच्चे में भी बना सकता है। कच्चे में उसको वही क्यारी तैयार करनी है उसी एरिया में कि भाई आप 1 मीटर बाई 4 मीटर बनाएंगे और उसमें एक तरपाल लगाएंगे जिसमें पानी शोषण नहीं हो और उसमें वही गोबर और मिट्टी डालेंगे। फिर उसको अंदर ओजोला का बीज डाल देंगे। वो आपको 15 दिन बाद में तैयार हो गए। हर 15 दिन में आप तैयार होने के बाद में उसको डेली आप 2 किलो 3 किलो जितना क्यारी में उपलब्धता के हिसाब से आप निकालेंगे, पशु को देंगे। पशु इसको शुरुआत में हो सकता है आपके घर में नहीं खाए, तो इसके लिए आप एक बंटे के साथ मिला सकते हैं, उसको चारे में मिला सकते हैं, या फिर उसकी आदत पड़ गई तो चारे के साथ भी इसको आसानी से खा लेगा। बाकी मेरे जो पशु हैं उसकी गुणवत्ता को देखते हुए और ओजोला को देखते हुए बहुत चाव से खाते हैं। और मेरी जो गायों में और भैंसों में जो जिस तरीके से मैं उसको देख करके प्रयोग कर रहा हूँ वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बात रही है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपको हम दिखाएंगे कि आप अपने पशुओं को अजोला कितनी मात्रा में खिलाएं और ये पशुओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखना ना भूलें कल का अन्नदाता कार्यक्रम। मक्का कई तरह की होती है। दाने वाली मक्का, स्वीट कॉर्न मक्का, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न वाली मक्का, जिनकी अलग अलग किस्में भी होती हैं। आज हम स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्के की खेती के बारे में जानेंगे। इसकी खेती करके आप अच्छी आय कमा सकते हैं। तो इनकी कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और इसकी बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह। आज मैं आप लोगों को खरीफ के मौसम में विशेष प्रकार की मक्का की खेती के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार की मक्के की खेती करने से आप अपनी आमदनी आशातीत रूप से बढ़ा सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसकी बाज़ार भी अपने प्रदेश में है और देश में है बाज़ार, इसलिए आप इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मक्के की खेती आज किसानों के लिए अधिक फायदे की खेती बन गई है, क्योंकि मक्के का दाना उत्पादन वाली प्रजातियों के अलावा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्के की भी खेती अब किसान करने लगे हैं।
जो पहली मक्का होती है उसको शिशु मक्का बोलते हैं या बेबी कॉर्न बोलते हैं, शिशु मक्का या बेबी कॉर्न कहते हैं। इस प्रकार की मक्का की खेती हम प्रदेश के कई भाग जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े बड़े जिला केंद्र हैं, उनके आसपास की एरिया, पेरी अर्बन एरिया में हम खेती इसकी कर सकते हैं और इसके शिशु मक्का को बेच करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। शिशु मक्का वह मक्का होती है कि से उसमें वो सिल्क निकलने लगता है, उसी समय उसको तोड़ लिया जाता है और वह उसको हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद में प्रयोग करते हैं तथा साथ ही साथ इसको विभिन्न होटलों में सप्लाई करके या मॉल्स में सप्लाई करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 2 प्रजातियां भी हैं शिशु मक्का की, एक है HM4 और दूसरी प्रजाति हमारी आज़ाद कमल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की गोल्डन बेबी भी है। कम लागत में अच्छे लाभ के लिए बेबी कॉर्न की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बेबी कॉर्न की पैदावार को पूरे साल में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। रेस्टोरेंट और होटलों में अच्छी खासी डिमांड होने के चलते इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। यदि 1 हेक्टेयर भूमि में बेबी कॉर्न की खेती का मॉडल समझा जाए तो इससे साल भर में 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आसानी से की जा सकती है, जबकि एक बार में लागत 10 से 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की आती है। इसके अलावा दूसरी मक्का जो होती है उसको बोलते हैं हरी मक्का या मीठी मक्का। इसका हरा भुट्टा खाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रिया और माधुरी प्रजातियां हैं। इनके हरे भुट्टे खेती करके आप आशातीत लाभ कमा सकते हैं। इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। स्वीट कॉर्न मक्का को सेक कर या उबाल कर खाया जाता है। इससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होने के कारण डिब्बा बंदी करके निर्यात भी किया जा रहा है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में ही तोड़कर उपयोग किया जाता है। स्वीट कॉर्न की खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है। ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है। जहाँ तक उपज की बात है तो एक पौधे में 1 भुट्टा लगता है और 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या लगभग 80,000 होती है। ऐसे में किसानों को 80,000 भुट्टों की उपज मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी खेती करने में क्या सावधानियां रखी जाती हैं। तो पहला होता है खेत का चुनाव किया जाता है। खेत के चुनाव के बाद अच्छी तरह से तैयार करके पलेवा करके मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल को शुरू के 35 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, जिसके लिए बुआई के बाद तथा बीजों के जमाव से पहले एट्राजीन खरपतवार नाशी का छिड़काव करें। शिशु मक्का की खेती में विशेष तौर एक सावधानी रखी जाती है, जैसे उसके अंदर जीरा निकलना शुरू होता है, उस जीरा को हम ऊपर से तोड़ देते हैं। क्योंकि जीरा तोड़ने से उसके अंदर जो है परागण नहीं हो पाता है और जो शिशु मक्का का उत्पाद है वो खराब नहीं होता है। साथ ही साथ इससे जब हम पहला भुट्टा तोड़ेंगे दूसरा भुट्टा भी निकल जाता है और इस तरह से हम 2 या 3 भुट्टे शिशु भुट्टे तोड़ सकते हैं और इससे हमारी आमदनी प्राप्त कर सकता, इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ का जो डंठल बचता, हरा डंठल बचता, उसको चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की अगर बात करें तो इसके भुट्टों की तुड़ाई दुधिया अवस्था में होने पर ही कर लें। तुड़ाई में देरी करने पर मिठास और गुणवत्ता कम होने लगती है। अतः तुड़ाई की उचित अवस्था की पहचान के लिए भुट्टे के ऊपरी छिलके को हटाएं और नाखून से दानों को दबाएं। अगर दानों में से पानी की फौहार निकले तो समझ लें कि भुट्टा तुड़ाई योग्य तैयार है और तुड़ाई की यह अवस्था मंजर आने के 18 से 20 दिन बाद आता है। अगर कोई समस्या हो तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या अपना उस व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9450 13 12 09। इसके अलावा CSA की वेबसाइट पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। धन्यवाद। खीरा, सलाद और अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है, जिसकी खेती इस समय बहुत से किसानों ने की है। इस फसल से अच्छी गुणवत्ता का खीरा लेने के लिए इस फसल को कीट रोगों से मुक्त रखें, क्योंकि कीट रोगों से उपज तो कम होती है, फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए खीरा की फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। जहाँ तक कीट के संबंध में है, इनमें से मुख्य रूप से लगता है लाल कद्दू भृंग, जिसको रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं। यह कीट हमारे फसल में जो शुरुआत से ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और पत्तियों को खा करके
पत्तियों का जो हरापन होता है ख़त्म कर देता है, छेद कर देता है। इस कीट के प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि हम समय से दवाइयों का उपयोग करें, और उन दवाइयों में से ज़रूरी है कि एक आती है हमारी मिथोमाइल 40% की, जिसकी 1.5 ग्राम मात्रा यदि 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें तो ये कीट नहीं लगता। दूसरा, इसी तरह की मिथाइल पाराथियान पाउडर भी होता है, जो कि शुरुआती दौर पर लगभग 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सुबह ओस के समय पत्तियों पर धुरकाव कर दिया जाता है। उससे भी इस कीट का प्रबंधन हो जाता है। अगर फसल में इस कीड़े का प्रकोप कम है तो किसी रसायन का छिड़काव ना करें। इसके लिए जैविक कीटनाशी नीम के तेल का छिड़काव करें या 4 से 5 दिन के अंतराल पर राख का भुरकाव करें। इसी तरह से जो फल की अवस्था में फ्रूट फ्लाई के नाम से कीट होता है, उसके कारण से हमारे फलों का जो रूप होता है वो कुरूप हो जाता है। फल आकर्षक नहीं रहते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फलों में छेद भी कर देते हैं। इस तरह से ये फल मक्खी हमारी जो फलों का जो रूप होता है या आकर्षण होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को बाज़ार भाव कम मिलता है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस कीट से बचाव करने के लिए भी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, और उन दवाइयों में से एक जैविक दवा है, जैसे नीम के उत्पाद हैं, और नीम के उत्पाद में से जैसे नीम तेल है, इसकी 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो ये कम हो जाता है। दूसरा, फ्रूट फ्लाई के लिए मिथाइल यूजिनॉल एक रसायन आता है, जिसकी 2 मिलीलीटर मात्रा, और इसी तरह से मैलाथियान 50% का आता है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना लेना चाहिए, और उस घोल को चौड़े मुंह के बर्तन में जगह जगह पर अपने खेत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख दिया जाता है, जिससे फ्रूट फ्लाई वहाँ इकट्ठा होकर के आकर के ख़त्म हो जाती है और हमारे फल साफ़ सुथरे आकर्षक रहते हैं, जिसका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां लगती हैं जो मुख्य रूप से विषाणु की बीमारी होती है, जिसको मोजैक भी कहते हैं, और ये विषाणु रोग हमारे बीज से या नर्सरी से या शुरू से ही पौधों पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पत्तियों में पीले पीले धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधों की बढ़वार नहीं हो पाती है, और जिन पौधों पर ये बीमारी उग्र रूप धारण करती है उनमें फूल और फल कम लगते हैं। फल अगर लगते हैं तो छोटे हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस बीमारी से बचाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है शुरू से ही उसमें हम साफ सफाई रखें। जैसा कि ये रोग वायरस जनित है, जिसे फैलाने का कार्य रस चूसक कीट करते हैं, इसके लिए वायरस रोग का शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही बिना देरी किए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। जो नीम तेल का है 15 से लेकर 20 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा रोगार या मेटासिस्टाक्स जिनकी 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा फिर इमीडा क्लोरपिड एक दवा आती है जिसकी 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। परंतु ध्यान ये रखना चाहिए कि ये दवाइयाँ फल तोड़ने के पहले न डाली जाए। अगर हमको दवा डाल दिए हैं तो कम से कम 1 हफ्ते बाद ही फल को तुड़ाई करें, अथवा फल की तोड़ने के बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रघुनाथपुर जिला अजमेर के सुखदेव जाट ने। आपने मिर्च की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान के अंदर जायद के अंदर सब्जियों का काफ़ी उत्पादन होता है, जिसके अंदर मिर्च की मुख्य फसल है।
मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को इसको जो कीट और रोग हैं उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मिर्च की जो मुख्य समस्या है माथा बंधना, जिसके अंदर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप इसका उत्पादन काफी घट जाता है। तो माथा बंधना जो एफिड और व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवाई 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल के स्प्रे करवाएंगे तो अपने इससे काफी हद तक अपने इसको निजात मिल जाएगी। मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की समय रहते किसान अपने स्तर पर नियंत्रण किस तरह करें और कीटों के प्रकोप से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एक मुख्य जो कीट है, इसके अंदर एक फल छेदक होता है। जो फल मक्खी है वो अंडे देगी अपने फूल के अंदर और उससे लार्वा निकल के और फल के अंदर घुस जाएगा, तो लगभग उसका एक तो मार्केट का भाव अपने को सही नहीं मिलता और 20% 30% से ज़्यादा उस फल की छटनी हो जाती है, उससे अपने को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए फल छेदक का नियंत्रण करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोट 100 ग्राम दवाई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 650 लीटर पानी में डाल के यदि अपने स्प्रे करवाएं तो उससे काफ़ी हद तक अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फूल गिरने की समस्या आ रही है, फूल पौधे पे रुक नहीं रहे, फूल से फल नहीं बन रहा। इस समस्या के निदान के लिए प्लानोफिक्स 4 ml 15 लीटर पानी में डाल के अपने स्प्रे करवाएं तो इस समस्या से काफ़ी हद तक इसका निजात अपने पा सकते हैं। तो इसकी एक मुख्य बीमारी है डाईबैक। डाईबैक के अंदर पत्ते टहनियाँ जो है वो ऊपर से सूखना चालू होगी, ऊपर से सूखते सूखते नीचे की तरफ आएगी, डाली पूरे पत्ते गिर जाएंगे, डालियाँ पूरी सूख जाएगी। डाईबैक के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करवाएं तो डाईबैक से अपने अच्छी तरह निदान पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।